किशोर क्या तेजस्वी यादव को चुनाव हरा पाएंगे? क्या 2025 में प्रशांत किशोर जब राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? आखिर ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? पीके कितने मजबूत है, समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे तमाम समीकरण कि पीछे से प्रशांत किशोर क्या तैयारियां कर रहे हैं कि वो तेजस्वी को कड़ा मुकाबला दे पाए। चर्चा में इस वक्त हमारे साथ गुड्डू जी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। गुड्डू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीओ भारत पर। स्वागत। सर, बिहार का ये चुनाव अलग ही मोड़ पर जा चुका है, जहां दो बड़े चेहरे सामने आए। सबसे पहला चेहरा है प्रशांत किशोर का और दूसरा चेहरा आजकल कन्हैया कुमार का चल रहा है। लेकिन हम बात यहाँ प्रशांत किशोर की करेंगे, जो तेजस्वी यादव से सीधे फाइट लेने जा रहे हैं राघोपुर से। क्या लगता है आपको, कितनी मजबूत ये फाइट हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो यह भी तय नहीं है कि ये फाइट होगी भी कि नहीं होगी। हमको लगता है कि प्रशांत किशोर जी ने जो इस पर बयान दिया है, तो ना तो उन्होंने रूल आउट किया है कि हम नहीं लड़ेंगे और ना तो ये कहा है कि हाँ हम लड़ेंगे। उन्होंने बस एक बात ये कही थी कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो लड़ेंगे, और बात सिर्फ एक सीट की नहीं है, बात तो 243 सीट की है। जिस तरह से जन स्वराज की तैयारी चल रही है गांव-गांव में, घर-घर में, जिस तरह से उनके कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं लोगों को ये करने के लिए, तो ये 243 सीटों पर मामला है, सिर्फ राघोपुर का मामला नहीं है। और यदि राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं प्रशांत किशोर, हालांकि अब तक नहीं देखा गया है, जो जन स्वराज की कमेटी बनी है, चुनाव समिति 11 सदस्यीय, तो उसमें पूरा उसको डिफाइन किया गया है कि किस तरह टिकट मिलेगी, किस तरह लोग उम्मीदवार खड़े होंगे। तो उसमें उम्मीदवार प्रशांत किशोर हैं कि नहीं, ये बहुत स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन गुड्डू जी, ठीक है कि अभी तो बहुत वक्त बाकी, 6-7 महीने बाकी है और फाइनल जब नॉमिनेशन होगा तभी माना जाएगा कि कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन चूंकि प्रशांत किशोर ने खुलकर ये कहा है कि वो मौका अगर उनको मिलता है तो वो तेजस्वी को चैलेंज करेंगे, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं पर सीधे चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ते हैं और सीधे मतदाताओं को मौका नहीं मिलता है कि वो नीतीश कुमार के नाम पर वोट डालें, नीतीश कुमार के लिए वोट डालें। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा मौका होगा जहां प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे तेजस्वी यादव के खिलाफ, और अगर ऐसा होता है तो तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि फिर बात सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी के चुनाव की होगी। आपको क्या लगता है, क्या पीके में वो ताकत है कि वो तेजस्वी से मुकाबला ले सकते हैं? देखिए, जहां तक पीके की ताकत का सवाल है, पीके पूरे भारतवर्ष में 140 करोड़ लोगों में एक अकेले ऐसे आदमी हैं जिन्होंने एक नई कला विकसित की है। हम लोगों ने प्रशांत किशोर के पहले इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट का कोई ओहदा या इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट का कोई काम नहीं सुना था। तो इस आदमी ने पूरे भारत में एक अकेला एक तय किया, एक कला विकसित की और उसमें इलेक्शन की स्ट्रेटजी को बनाया, दिखाया, उसको व्यवहार में लाया, और न केवल व्यवहार में लाया बल्कि केंद्र के चुनाव से लेकर राज्य सरकारों के चुनाव तक में इस स्ट्रेटजी को सफल करके भी दिखाया। दूसरे नॉन हिंदी प्रदेशों में भी प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी या प्रशांत किशोर की तमाम महारतें सफल साबित हुई हैं। तो जिस आदमी ने देश के 10 राज्यों में चुनाव को प्रभावित किया है अपनी स्ट्रेटजी से, और केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी को, पूरा देश आज प्रशांत किशोर की कई जगहों पे इसलिए भी आलोचना होती है कि उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में इंस्ट्रूमेंटल भूमिका निभाई थी। तो जिस आदमी की यह महारत हो कि पूरे देश का चुनाव प्रभावित कर सकता है, उसके लिए किसी एक चुनाव, विधानसभा चुनाव को प्रभावित करना या वहां उसको ये करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। रही बात यह कि देखिए, चुनावों में आमतौर पर जो प्रतिद्वंदी दल होते हैं उनके भीतर या उनके बीच आपसी एक अघोषित समझौता होता है कि जो बड़े नेता होते हैं वहां दूसरे दल के लोग कमजोर प्लेयर वहां पर देते हैं ताकि उनको जीतने में कोई दिक्कत ना हो। पिछले 2 चुनावों को अगर हम देखें, वहां पर तेजस्वी जीत रहे हैं, 34 साल के तेजस्वी हैं,
और 42-43 साल के प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर की जो एक तरह से शिक्षा है, जो उनका ये है, यूएनओ जैसे बड़े संगठन में, दुनिया के बड़े देशों में, अफ्रीकी देशों के कंट्री हेड के रूप में काम करना और वहां पर अपनी स्ट्रेटजी को कामयाब करना। और उस आदमी के सामने एक आदमी तेजस्वी, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके बारे में राजनीतिक गलियारे में लोग मजाक में 9वीं फेल वगैरह भी कहते हैं। तो एक ऐसा आदमी जो कम पढ़ा लिखा हो और सिर्फ कास्ट के बलबूते पर और सिर्फ जात के बलबूते पर चुनाव में खड़ा हुआ हो, तो उस आदमी को तो एक स्ट्रेटजिस्ट को अगर सामने देखेगा तो निश्चित रूप से मुश्किल होगी। गुड्डू जी, यही यही मामला सारा फंस रहा है। कास्ट की बात आ गई, जहाँ जाति की बात आ गई, क्योंकि बिहार में आपने देखा, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू यादव हो, या आप बीजेपी भी कह लीजिए, कास्ट से बढ़ के यहाँ कोई जा ही नहीं पाता है। चाहे उम्मीदवारों के सिलेक्शन से लेकर मतदाताओं के मतदान तक, कास्ट की बात हर जगह है। अब राघवपुर में भी आप जातिगत समीकरण देखिए तो यादव बहुल इलाका माना जाता है राघवपुर, और वहां प्रशांत किशोर, जिनको प्रशांत किशोर पांडे पांडे लोग कहते, आप देखते हैं विपक्ष काफी हमलावर भी रहता है। ऐसे माहौल में पीके का वो समीकरण काम आएगा, आपको लगता है? ये चक्रव्यूह जाति का है, बड़ा भयंकर है। देखिए, ये केवल एक नजरिया है। जात जो है सिर्फ बिहार में बहुत इस पर चर्चा होती है, लेकिन केवल बिहार ही नहीं है। आप कर्नाटक को देखिए, वहां रेड्डी और दूसरे जात के लोग, उस पर चर्चा होती है। उस तरह से समीकरण बनाया जाता है, चाहे कैंडिडेट फील्ड करने की बात हो या मतदाताओं के रुझान का मामला हो। आप तेलंगाना में देखिए, दूसरे दक्षिण के राज्यों में, वहां भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है बहुत सारे लोगों को। आप महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तमाम जगहों पर आप देखिए कास्ट की बात होती है। बिहार में भी बात होती है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है बिहार की, 100% सच नहीं है। वो सच इसलिए नहीं है कि जिस तरह से लोगों का, नरेंद्र मोदी जी के जात का तो एक भी आदमी बिहार में नहीं है जिस जाति से वो आते हैं, लेकिन उनके वोटर समर्थक तो बहुत है। आप नीतीश जी को देखिए, 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, लेकिन उनके जात की आबादी 3% भी नहीं है, उससे भी कम है, और वो जीत रहे हैं। तो बहुत सारे लोग केवल जात देख के नीतीश कुमार को, मोदी जी को तो वोट कर नहीं रहे हैं। एक बात है कि ये फैक्टर है, जो जैसा देश के दूसरे राज्यों में है उस तरह का यहाँ भी है। हमको नहीं लगता है कि केवल जात ही एक ऐसा फैक्टर है जिससे सब कुछ होता है। बहुत सारे लोग, जिस तरह से एमवाई की बात की जाती है राजद में, तो हम तो नहीं देखते हैं कि बहुत जगह वहां पर, अगर राघोपुर में किसी ने चुनौती दी थी वहां पर, हालांकि वो अनाम चेहरा था सतीश यादव नाम का, जिसने 2020 में, 2025 में तेजस्वी को चुनौती दी। 60,000 वोट आया सतीश यादव को, हालांकि वो अच्छी मार्जिन से वहां से जीते। लेकिन एक अनाम आदमी भी अगर चला जाता है तो कहाँ ऐसा 60,000 यादव, या कह लीजिए कि ऐसे दूसरे लोग तो विरोध में खड़े थे। तो वहां पर अगर एक कोई कद्दावर आदमी आएगा जो न केवल राज्य में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने बुद्धि, विवेक, ईमानदारी, सच्चाई के लिए जो प्रसिद्ध है, प्रशांत किशोर जी की जो अभी एक छवि बन रही है, वो छवि ये बन रही है कि महात्मा गांधी का नाम लेने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन उनके कदमों पर चलना, उनके जैसे व्यक्तित्व का आचरण करना, अगर वो देखा जाए तो अभी दिखता है कि प्रशांत किशोर को, कई लोग बता रहे थे कि सत्याग्रह आश्रम में जिस तरह से प्रशांत किशोर रह रहे हैं कि वो जमीन पर दरी बिछाकर आम कार्यकर्ताओं के साथ सो रहे हैं, साधारण कपड़ा पहन रहे हैं, हवाई चप्पल पहन करके घूम रहे हैं, और बिल्कुल ही कम संसाधनों के साथ जीने का जो महात्मा गांधी का एक विचार था, या जो एक सीख थी उनकी, तो उसको अक्षरशः उतार रहे हैं। तो जो आदमी इतना सब कुछ कर रहा है और गांधी के विचारों का एक प्रतीक बन गया है बिहार में, उस आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज कुछ नहीं होती है। अगर राघोपुर जाएंगे तो परेशानी प्रशांत किशोर की नहीं है, परेशानी तेजस्वी को है। उनको कोई सुरक्षित सीट ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो घोषित उम्मीदवार भी हैं मुख्यमंत्री के। प्रशांत किशोर तो घोषित उम्मीदवार भी नहीं है, और हमको नहीं लगता है कि
वो मुख्यमंत्री के पद के लिए कोई काम कर रहे हो, अगर मुख्यमंत्री का पद चाहते तो बहुत पहले ही मिल जाता प्रशांत किशोर को, किसी भी राज्य में ये हो जाता। कुल मिला के गुड्डू जी जी स्पष्ट है कि राघोपुर में अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए काफी परेशानियां खड़ी हो सकती है। तेजस्वी यादव को अभी तक उतना कड़ा मुकाबला कभी मिला नहीं है, फेस टू फेस फाइट मिली नहीं है। अगर पीके वाकई में ये फैसला करते हैं कि वो राघोपुर से नॉमिनेशन फाइल करेंगे, चुनावी मैदान में होंगे, तो तेजस्वी कई मोर्चे पर फेल हो सकते हैं, कड़ा मुकाबला मिल सकता है और आर पार की लड़ाई हो सकती है। चलिए गुड्डू जी, फिलहाल इस सीट पर बहुत कुछ समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे और एनडीए की तरफ से भी कई उम्मीदवार सामने लाए जाएंगे। आगे भी इस सीट पर तमाम चर्चाएं करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास सीट पर बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।